बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खुशियां मना रहे होंगे। जंग का इख्तिताम हुआ है और इसके हवाले से भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना भी बाकी है। यौम तशक्कुर हमने मनाया है, एक और ऐलान हुआ है वजीर आजम की जानिब से, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया था, इसके कामयाब इख्तिताम का ऐलान कर दिया गया है। और ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 मई के दरमियान शब भारतीय फौज के वहशियाना हमलों के जवाब में था। भारतीय फौज के वहशियाना हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत बेगुनाह शहरी जानों का ज़िया भी हुआ और पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जाहिरियत और शहरियों के वहशियाना कत्ल का बदला लेने के आज़म का इजहार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने आवाम से किया हुआ वादा पूरा किया है। मुसल्लह अफवाज अल्लाह ताला की लामहदूद नेमतों, रहमतों और मदद पर शुक्र अदा करती हैं और अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि जब भी उन पर जुल्म किया जाए तो वो बदला लें। हम अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं कि वो हमें मैदान जंग में अपने आज़म को फैसला कुन इक़दामात में तब्दील करने के काबिल बनाता है। कौम की हिमायत दर हकीकत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए सबसे ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत थी। हमारी हमदर्दियाँ शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुकम्मल होने पर हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया है और 16 मई को फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन और यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान कर दिया है। शहीद पाकिस्तानी शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपये जबकि ज़ख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। पाक फौज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए रकम दी जाएगी। पाक फौज के शहदा के वरसा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और पाक फौज के शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी और पाक फौज के शहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। और भारतीय हमले में मुतासर होने वाले घरों, शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत खुद कराएगी और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। वर्षा के लिए ये एक बहुत छोटा सा एक पाकिस्तानी आवाम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, जो कुर्बानी है उसके सामने कुछ भी नहीं है। उधर अगर बात करें पाक भारत DGMOs की तो उनके दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला दौर गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू में जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया है और दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादी को निशाना भी नहीं बनाया जाएगा। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद कौम से खिताब किया और पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात को दोहराया और कहा कि भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। मुज़ाकरात तिजारत और दहशतगर्दी के साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका ने सीज फायर में दोनों ममालिक की बहुत मदद की है और पाकिस्तान और भारत से ये कहा कि लड़ाई रोक दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने खबरदार किया था कि अगर लड़ाई ना रोकी गई तो अमरीका दोनों ममालिक से तिजारत रोक देगा। अमरीका पाक भारत तिजारत में मदद के लिए भी तैयार है और पाकिस्तान से जल्द बात भी करूंगा, उनकी जानिब से कहा गया। अमरीकी सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी से गुरेज करेंगे। इसी पर हमने बात करनी है और इसके लिए तजज़ियाकार हमारे सीनियर आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, हम आपकी बातें सुन के और खुश हो गए। आमिर साहब, हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान को इस हवाले से पता होना चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। ये बताइएगा कि इस वक्त की सूरत हाल है जिसमें मोदी की जानिब से खिताब किया गया है और DGMOs ने जंगबंदी जो है बरकरार रखने का कहा है। मोदी ने अपने खिताब में 2 चीज़ों को जो है मेंशन किया है, एक तो कश्मीर, दूसरा दहशतगर्दी। ये तो हमारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपके ख्याल से जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसको रिस्पॉन्ड किया है कि इन 2 बातों पर तो हम आएंगे ही, आबिजारियत के बारे में भी बात होगी। आमिर साहब, माइक म्यूट आएगा साहब का, अभी भी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, मैंने कहा मैं आप लोगों की बातें सुन के सुबह सुबह खुश हुआ हूँ। अच्छी खबरें और यही सुबह बखैर होती है कि बंदा बात करे, मजा आए। और जो टेंशन का माहौल था पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, कुछ हमें पता था कि हम क्या करेंगे, इसलिए
कोई टेंशन अपने ऊपर नहीं थी, लेकिन हमने लोगों की भी उसको उतारने की कोशिश की थी कि कुछ नहीं होगा। और हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ और हमारी फोर्सेस ने वो कामयाबी हासिल की कि वो दुश्मन को अब तक समझ नहीं आ रही। और जिस मोदी का आपने जिक्र किया, बुचर ऑफ कसाब का, तो गुजरात का, दोनों तरफ से गुच्चर ही लग गया कोई बात नहीं, है ही ऐसा आदमी वो, तो उसको समझ नहीं आ रही कि टेरर, और भाई तुम्हारा ये सौदा बिकता था, अब नहीं बिकता। अमेरिका ने नहीं माना और सबने नहीं माना। जो पाकिस्तान के बिल्कुल क्लियर थे, चाइना, उन सबको पता था कि हम नहीं है इन्वॉल्व। वो कह रहे थे, जब कह रहे हैं कि इनको इंक्वायरी करा लो तो क्यों नहीं कराते। बिल्कुल। तो अमेरिका भी इसी मुतालबे पे आ गया। सारी दुनिया कह रही थी जंग मत लड़ो, तुम कहते थे जंग लड़नी। फिर भागे हो घुटने और पिका के और जाके जंग बंदी कराई है, क्योंकि हमने तो तुम्हारी हर चीज ऐसी ठोक बजा के ऐसी तैसी कर दी थी कि तुम्हें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और लोगों का नतीजा भी आएगा कि तुमने भड़के मारी। तुमने राफेल दिया था, तुम्हारी एयरफोर्स तैयार नहीं थी उस राफेल को उतारने पे, क्योंकि उनको पता था कि हम क्या करने वाले हैं। तुम्हारे जर्नैल लड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें पता था हम क्या कर रहे हैं, तुमने उन्हें जंग में उतारा। अब तुम उस अदाब में उतरोगे जो तुम्हारी कौम उतारेगी तुम्हें, अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल रह गई है। क्योंकि ये जो एक बयानिए की जंग होती है ना, कि जिसमें लोगों के जहनों को माउफ किया जाता है और उन्हें सिर्फ वही समझाया जाता है कि सिर्फ यही दुरुस्त है, उनको समझ आ गई है कि भाई इनके साथ धोखा हुआ है। मोदी सरकार ने जो कुछ किया ना आम आदमी के साथ इंडिया में, उनको समझ आ गई है कि ये हमें लगवा के कि जनाब लड़ाई रहा है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, चंद घंटे नहीं सरवाइव कर सके पाकिस्तान के सामने। जैसे हमारे DGSPR में जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था ना कि हमें मत आजमाना, मत टेस्ट करना, वरना हम बताएंगे, हम अगर जवाब देंगे तो इंतहा भी हम करेंगे। तो देखो तुम, हमने अभी शुरू ही किया था तो तुम्हारे 70% ग्रिड उड़ गए, तुम्हारी वेबसाइट्स हैक हो गई, तुम्हारा कम्युनिकेशन जो साइबर सिस्टम था डिफेंस का वो हमने उड़ा दिया इस्लामाबाद में बैठ के। तो तुम तो बिल्कुल फारिग हुए बैठे थे। फिर जब हमने एयर बेसिस उड़ाई, हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि ये समझ आनी चाहिए और इंशाल्लाह ये बातें दोहराई जाएंगी। हमने तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उतारा, हमने तुम्हारे सप्लाई डिपो उड़ाए, तुम्हारी चौकियां उड़ाई और तुम्हारे 14 तबक रोशन किए। तुम भागे अमेरिका की तरफ। बिल्कुल। और अमेरिका हम भड़क नहीं मार रहे। एक फिक्र मैं कह दूं, मैं सिर्फ एक फिक्र कर लूं कि जो कहता था आपस में तय करो, फिर आ गए ना बात करने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि हम याद दिलाते रहेंगे, तो हमने जो है इस मार्के के हवाले से एक दिन भी तय कर लिया है जिसमें हम भी याद करते रहेंगे और हमारी कौम भी दुनिया को याद कराती रहेगी, और वजीर आजम भी उसका ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी देखिए, आपने अमेरिका की बात की तो बहुत एक जबरदस्त किरदार अमेरिकी सदर जो है वो इस वक्त निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उनकी आवाम के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक जंग रुकवा दी है। तो यहां पर देखें कि तिजारत के बारे में अब वो बात करते हैं। पहले भी एक जिक्र होता था कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है इसमें से निकालेंगे, और अभी उन्होंने तिजारत का पहलू निकाला है, जिसके जरिए ना सिर्फ उन्होंने थ्रेटन किया है दोनों ममालिकों की तिजारत बंद कर देंगे, बल्कि उसके साथ साथ अब इंसेंटिव भी दिया है कि तिजारत करेंगे। आमिर साहब, लेट मी ऐड अ थिंग, इसके अंदर जो ANI है, जो इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, वो ये कह रही है अपने किसी एक बयान में कि जब सीज फायर हुआ था तो उसमें तिजारत वाले मामले का जिक्र नहीं था, तो फिर उसको कैसे लेंगे? जाहिर है ANI वाले बीच में बैठे होंगे ना कि जिक्र नहीं था। और भाई आप जब गए हैं मिन्नत तरला करने हैं कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से बचाओ, तो उस वक्त आपको बचाने के लिए रखा था ना, तो अगले ने अपने बात तो कहनी है ना। तो ट्रंप ने अपने लोगों को मैसेज दिया है कि मैंने जंग रुकवाई है 8वीं, और उनका मैसेज भी यही था, इलेक्शन कैंपेन भी यही थी कि मैंने जंगें नहीं होने देनी। तो एक तो उन्होंने वो क्रेडिट लिया, दूसरे वो बार बार तिजारत का मकसद वो यही चाह रहे हैं ना कि अमेरिका की लोगों को फायदा पहुंचे, वो इंसेंटिव देना चाहते हैं उन्हें। तो ये अब अमेरिका के मुकाबले में इंडिया के बस की बात नहीं है कि वो एकदम उन्हें रिफ्यूज कर देते। कि हमारे बस में इसलिए है कि हमें अमेरिका बहुत पहले रिफ्यूज कर चुका है। हम बिल्कुल तिजारती पार्टनर, हम बहुत अच्छे हैं, डिफेंस के मामलात में वो हमें जीरो कर चुके हैं। हमने अपना प्रोग्राम खुद तैयार कर लिया। चाइना हमारा दोस्त है, तुर्की दोस्त है, हम सब कुछ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिजिनस डिफेंस जो प्रोग्राम है पाकिस्तान एयरफोर्स का, हमारी मुसल्लह अफवाज तीनों का, और वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कोई चीज अलग नहीं है जो इंडिया में नहीं है। अच्छा, तो हम इस मामले में हमने मगरिब की तरफ नहीं देखा, जदीद हथियार है, सब कुछ है, लेकिन हमने बता दिया कि J-10C जो हमने खुद तैयार किया है उसमें हमने जो कैपेबिलिटीज डाली हैं, जिससे राफेल उड़ाया है, वो चीजें अभी इनको समझने में टाइम लगेगा। ये मिसाल ऐसे ही है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं
मैं थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूं आपके सवाल से, लेकिन जी। लोगों को समझाने के लिए कि जी देखें, उनको टाइम मिल जाएगा, वो पता नहीं क्या तैयार कर लेंगे इस जंगबंदी में, वहां अमरीकी जहाज आ गए, ये इस तरह की काम होगा जैसे आप जंग अजीम अव्वल के हथियारों को आज के दौर में फटाफट तैयार कर लेंगे। नहीं मुमकिन ना। मतलब अज़कार रफ्ता सिस्टम जो है ना, इंडिया का सिस्टम अज़कार रफ्ता है। उन्होंने राफेल ला दिए, उन्होंने जनाब कोई रशियन टेक्नोलॉजी ले आई। भाई हम तो अपनी टेक्नोलॉजी पे खड़े हैं ना, अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया हमने। अगर 100 जहाजों के मुकाबले में 35 जहाज उड़ाए हैं और उन 100 जहाजों को हमने बैक वक्त नजर रखी है कि किसको छोड़ना है, किसको काबू करना है, और हम दावा कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हमने वो 5 जहाज उड़ाए जिन्होंने हम पे मिसाइल मारे, यानी पेलोड फेंका। ठीक है, तो हमने उनको उड़ा दिया। हम चाहते तो ज्यादा भी कर लेते, अगर किसी को शौक है तो वो भी चेक कर ले। चंद घंटों में तो वो फारिग हो गए। हमने नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया और हमने 60 मिसाइल छोड़े एकदम फतेह वन। तो उसके बाद वहां तो 1 2 3 हो गया और वो गए। तो ये देख लें, हमने तो बारी बारी सिर्फ बताया कि अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, ताकि जो वीडियो एविडेंस हमने लेना था वो हमने साथ साथ लिया। बहुत कुछ हमने रिलीज किया और जितना रिलीज किया उससे ज्यादा रह रहा है। अभी बहुत सारे पड़े भी हैं हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पास ना सिर्फ ये सरप्राइजेज है कि जो जिस बात से वो मुकरेंगे वो सबूत हमारे पास हैं। अभी हमने 10% अपनी कैपेबिलिटी शो किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से जो हमेशा से, जिसका भी एक आपने जिक्र भी किया कि जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता है या इस तरह कोई मामला होता है तो मोदी हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी तरीके का जिस तरह से पहलगाम का था कर दिया जाता है। लेकिन इस बात जो खास तौर पर इस बार जो हजीमत उठाना पड़ी है मोदी सरकार को, आपको लगता है कि इसका असर बिहार के इलेक्शन पर पड़ेगा? इंशाल्लाह उनकी खिज़ा बन चुकी है, इंडिया पे पूरे पे छाई भी है, बाहर तो आनी नहीं है अब। और बिहार का इलेक्शन असल तो यह है कि उनके मुखालिफ कितने तगड़े होते हैं। वो अब उनको पाकिस्तान ने चांस दिया है कि अपने मुल्क को संभाल लो। ये इस जैसे बेवकूफ आदमी के हाथ में मुल्क देख के, ये खिलंडरे लोगों का काम नहीं है। हम भुगत चुके हैं पहले यहाँ पे कि यहाँ पे बड़कों से काम चलता रहा, वहां पे भी बड़कें चल रही थी। अब मोदी को सही सही जवाब देने पड़ेंगे। अभी तो पेशियां होनी है मुश्तरका इजलास में भी, और वहां पे काफी खबरें मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। वहां पे सिखों के साथ जो लड़ाई की है इन्होंने, वो उनकी फौज में भी लड़ाई नजर आ रही है। और मैं नहीं ज्यादा बोल रहा, चीजें आ जाएंगी सब की सब सामने। इनको बहुत मुश्किल होगी इस मुल्क को यूनाइट रखने में, क्योंकि इन्होंने हर मुल्क के साथ पंगा लिया। ये बांग्लादेश में उलझे हुए थे, ये मतलब नेपाल में घुसे हुए थे, ये चाइना के साथ लड़के मार शार खा के अब तो वहां मुंह ही नहीं कर रहे थे। ये हमारे साथ इनका आखिरी मरला रह गया हुआ था कि पता नहीं हम खा जाएंगे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जब खड़ा हुआ है तो आपको पता है कि OIC ममालिक के अंदर एक नई लहर जज्बात पाकिस्तान के हवाले से आए हैं। हमारे जितने डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी सफारतकार, उनसे जो हमारे डिप्लोमेट्स OIC के मिल रहे हैं, वो जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, जफियां डाल डाल के, दुआएं कर करके कि शुक्र है पाकिस्तान अपने, मतलब एक खौफ तो था ना कि पता नहीं इंडिया क्या कर देगा। एटमी मुल्क होने की वजह से बहुत कुछ हमारे से बैंक करते हैं कि नहीं पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, लेकिन ये दिखाना भी बड़ा जरूरी था और ये मोदी ने हमारा काम आसान कर दिया। बिल्कुल कर दिया लोगों को, जैसे हमारे एयरफोर्स के तर्जुमान ने कहा ना, अब हमारे से लोग ट्रेनिंग के लिए राब्ते कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा आमिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था और खासकर जंग के दौरान भी जो आलमी कवानीन की हमने पासदारी की है, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? और अभी ख्वाजा आसिफ की जो बात है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो मोदी ने कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है, उस पर भी दहशतगर्दी जो हमारे यहाँ हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक ये जो BLA और TTP है ये उनके बगल बच्चे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी तरफ से जो कश्मीर पर बात होगी उस पर भी हम आलमी कवानीन के मुताबिक ही बात करेंगे और UN रेजोल्यूशन के मुताबिक ही बात करेंगे। क्या मजे की बात ख्वाजा आसिफ ने की और आपने कहा हमने आलमी कन्वेंशन से अमल किया। देखें हमने जो कुछ किया ना, यानी मेरे जज्बात हों तो मैं कह देता कि बगलियार भी उड़ा दो, बुल्लर भी उड़ा दो, कुछ भी ना छोड़ो इनका। जब हम उड़ाने पे ही आए थे, क्योंकि इन्होंने हमारे नीलम जन्म पे हमला किया, तो हमने कहा कि ये आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है कि जब आप जंग में भी हों तो आबी वसाइल पे, ज़खायर पे हमले नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ एक दफा की बात थी जो हमने निभा दी, कि हमने मैसेज किया था कि हमने तुम्हारी जंगों के हवाले से तो कमर तोड़ दी है, थोड़ा सा और अग्रेशन किया तो तुम्हारे माशी अब को भी उड़ाएंगे। तो उसमें चाहे वो सिलिकॉन सिटी हो और चाहे वो फिर ये हो जो डैम बनाए हुए इन्होंने, हम इनको बता देंगे कि हमने जो रावी सतलुज ब्यास हमारे पुराने बुजुर्ग दे गए वो भी हम वापस ले लेंगे। डैम अगर हम तोड़ने पे आए तो तुम्हारे पास पानी बचा रोकने के लिए नहीं होगा। लेकिन
ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की ना, और वो जो मोदी कह रहे थे, मोदी जो मर्जी करते फिरें, बातचीत क्या करने आएंगे हमसे? जब भी बातचीत होगी तो बातचीत तो वो होगी जो हम कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपको कायम रखना होगा। अच्छा, आप नहीं कायम रखेंगे तो हम तो ऐलान कर चुके हुए हैं। आप इतने बहादुर हैं तो कर लेते ना पूरा काम, मिन्नत तरला ना करते ना इधर उधर जाके सारे मुल्कों की। आप इतने बहादुर थे तो कायम रहते अपनी बात पे कि हम लड़ेंगे। हमने तो कहा था कि ये एक्ट ऑफ वार होगा पानी रोकना, लेकिन अभी तुमने ईंट नहीं लगाई पानी रोकने के लिए। जब लगाओगे फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम ये पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं, दुनिया को बता चुके हैं कि ये जब आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपके पल्ले कुछ नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज की कुव्वत आपको दिखाई है। आप चंद घंटे नहीं सस्टेन कर सके, आप रीग्रुप हो या रीमर्ज हो जाए, हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ खड़े। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो इंस्ट्रक्शन है सीज फायर के बाद की और डीजीएमओस के राब्ते के बाद की, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, कभी आपने ऐसे गांव का गुमान किया है जो कुदरत के करीब तर है, जहां सीमेंट की बजाय मिट्टी, धाती बोर्ड्स की बजाय लकड़ी के साइन बोर्ड्स, सोलर लाइट से रोशन मकामात, पत्थरों से बने रास्ते और चेरी के दरख्त हों? तो फिर आज हम आपको ऐसे ही एक गांव की सैर करवा देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का गांव गुलकिन, जहां नाजरीन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे फनकार से जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने फन से एक मुनफरद पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंजा के रिहायशी करीम अहमद खान की। करीम अहमद खान सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हैं, बल्कि वो एक माहौलियाती लीडर भी हैं। उनके कारनामों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन उनका सबसे अनोखा कारनामा है द विलेज दैट चूज अर्थ ओवर कंक्रीट, यानी वो गांव जिसने कंक्रीट की बजाय ज़मीन को चुना। इस मंसूबे के तहत वो रज़ाकारों, बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स के साथ मिलकर अपने गाँव को एक माहौलियाती और सकाफती आर्ट सेंटर में तब्दील कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये सब कुछ किसी एनजीओ या कॉर्पोरेट सपोर्ट के बगैर अवामी ताउन से किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, करीम अहमद ने गुलकिन में 900 साल पुरानी तारीखी इमारत को पाकिस्तान के शिमाली इलाके की पहली जदीद आर्ट गैलरी में भी तब्दील कर दिया है। और करीम अहमद खान 6 साल तक NCA में मुजस्समा साजी पढ़ा चुके हैं। उनके फनपारे दुनिया भर में ग्रुप नुमाइशों का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें आगा खान गैलरी लंदन, पाकिस्तान पवेलियन, दुबई एक्सपो 2022, कैनवस गैलरी और आर्ट स्पेस, कोयल गैलरी और अलहमरा आर्ट गैलरी जैसे नुमाया मकामात शामिल हैं। उन्हें 2021 में अर्जुमन पेंटिंग प्राइज और सोवरेन एशियन आर्ट प्राइज के लिए नामजदगी मिली। 2024 में निगाह आर्ट अवार्ड हासिल किया और हालिया साल 2025 में वो 2 ADA अवार्ड्स 3D कैटेगरी और एनवायरमेंटल लीडरशिप जीत चुके हैं। आइए मिलते हैं करीम अहमद खान से और सुनते हैं गुलकिन गांव की दिल को छू लेने वाली दास्तान उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल करीम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। थैंक यू आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये एक जबरदस्त सा आपका ख्वाब है जो बहुत सारे लोग देखते हैं जब भी वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, वहां देखते हैं और कंक्रीट के जंगल अब हमें दिखाई देते हैं, लकड़ी के जंगल की बजाय, दरख्तों के जंगलों की बजाय। तो आपने कैसे सोचा कि आप इस तरफ आएंगे? लेकिन पहले तो आपको बेस्ट विशेस कहेंगे इस जबरदस्त काम के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये ओवर द नाइट तो एक चीज स्टार्ट नहीं हुई है। मैं पिछले 10 साल से जो है ना एनवायरनमेंट इसी थीम के ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर 2025 में बल्कि लाहौर बिनाले का जो है ना मैं पार्ट था, जिसका थीम ही जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के ऊपर था। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि हम आर्टिस्ट या कोई भी लोग हम आजकल जो है ना ज्यादा क्लाइमेट चेंज के बारे में ये टर्म जो है ना काफी सुनने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली इस चीज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि हम जो है गुलकिन जो मेरे अपनी यहाँ की कम्युनिटी है, इनके साथ मिलके जो है ना मैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँ। तो बेसिकली ये जो एक आइडिया था वो ये था कि हमारा बिल्कुल छोटा सा एक गांव है, हम क्यों ना इस गांव के अंदर जो है ना एक छोटा सा एक इसको आर्टिस्टिक मॉडल विलेज के अंदर जो है ना इसको कन्वर्ट करें। तो अब ये काम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। जबरदस्त। अच्छा करीम, मुझे बताएं कि अभी तक जो आपका खूबसूरत सा छोटा सा गांव है उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आप ला चुके हैं और क्या क्या आइडियाज अभी आपके हैं जिनके ऊपर अभी आपने काम करना है? गुलकिन विलेज के अंदर जो है ना 2 मेन प्रोजेक्ट है जो जिसके अंदर मेरा इनपुट है। सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक पुराना घर था, 900 साल पुराना घर था। इस गुलकिन कहते हैं कि ये गुलकिन में सबसे पहला घर जो है ना गुलकिन वैली के अंदर था, 900 साल पुराना। तो ये काफी जो है ना मतलब
उसकी वजह से डैमेज हुआ था, 900 साल पुराना, इसकी रिनोवेशन हुई थी। बाद में जो है ना मैंने सोचा, क्योंकि कम्युनिटी के लोग सोच रहे थे कि इसको एक गेस्ट हाउस के अंदर कन्वर्ट करें, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है ना आर्ट गैलरी, आर्ट स्पेस, यहाँ पे कोई इस तरह के स्पेस नहीं है, तो मैंने इसको जो है एक प्रॉपर कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी के अंदर जो है ना इसको कन्वर्ट किया। और सेकंड जो मेरा प्रोजेक्ट है, अब जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, वो ये है कि अर्थ ओवर कंक्रीट। तो इसको जो है मैं कम्युनिटी की मदद से जो है ना, कम्युनिटी के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी आप गर्ल स्काउट्स, बॉय स्काउट्स की भी मदद ले रहे हैं, कितना आपकी कम्युनिटी इसमें शिरकत कर रही है और लोग कितने इससे इंस्पायर हैं या एक्साइटेड हैं इसमें शिरकत करने के लिए? मेरा ताल्लुक जिस कम्युनिटी से है वो पूरी दुनिया में जो है ना वॉलंटियरिज्म और इस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो मेरे लिए नो डाउट, जब मैंने ये आइडिया पिच किया था गांव वालों के साथ, तो वो बहुत बड़े खुश हुए। उन लोगों ने कहा कि हमारे जितने भी सर्विस है आप हम देने के लिए जो है ना तैयार हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा इस्माइली बॉय स्काउट्स, वॉलंटियर्स, गर्ल्स गाइड, इन लोगों ने सब जो है ना, और बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब आ रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका आइडिया है, बहुत मुनफरिद है ये जो ख़ास तौर पर जो अर्थ ओवर कंक्रीट वाला आपका आइडिया है। तो इस पर करीम को कितना मज़ीद टाइम लगेगा? आपको क्या लगता है कि मुकम्मल तौर पर ये कंक्रीट के जंगल से जान छुड़ाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये कोई हफ्ते में या महीने में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है हम किसी एनजीओ या गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हम इसको कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम चेंजेस देखेंगे डिफरेंट फेजेस के अंदर। तो पहला जो फेज है उसके अंदर ये है कि जितने भी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, हम उसको मड प्लास्टर कर रहे हैं, क्योंकि मड जो है ना वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक मटेरियल है, वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो है ना फर्स्ट फेज के अंदर जो है हम इनिशियली इसको मड के प्लास्टर, उसके बाद सेकंड फेज के अंदर जो है ना हम पूरे गांव के अंदर 360 सोलर लाइट, जब सोलर लाइट की मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रीट लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ये टूरिज्म का हब है और यहाँ हमारे गांव में इस तरह से बिजली इस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कभी सोचा नहीं है, तो हमने सोचा कि खुद हम जो है ना इसके अंदर हम चेंज लेके आएंगे। और थर्ड फेज में जो है हम सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टारकोल और इन चीज़ों के, हम जो है ना अपने स्ट्रीट्स को जो है ना वो स्टोन पेव्ड करें, ताकि वो विजुअली एस्थेटिकली भी जो ना वो अच्छा लगे और थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक फील आए कि यहाँ के लोग जो ना बड़े आर्टिस्टिक टाइप के हो गए। राइट। तो करीम, इस वक्त बताएं, आप एक आर्ट गैलरी में बैठे हैं, गालिबन ये आप ही की आर्ट गैलरी है। आर्ट के हवाले से बताएं, कौन कौन से अवार्ड्स आप जीत चुके हैं? अभी तो मैं अपने स्टूडियो में हूँ। आर्ट अवार्ड की बात करें तो फर्स्ट जो है ना मुझे अर्जुमन पेंटिंग अवार्ड मिला है। उसके बाद एडिया अवार्ड मुझे अभी इस साल मुझे 2 एडिया अवार्ड मिले। उसके बाद सॉवरेन आर्ट प्राइज के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था और निगाह आर्ट अवार्ड में जीत चुका हूँ। ज़बरदस्त। हमें ये पता है कि आगे चलकर भी इसी तरह के बहुत सारे अवार्ड्स आप अपने नाम करने वाले। अच्छा करीम, जो गिलगित बल्तिस्तान है ना वो बहुत रिच है, वो टैलेंट के लिहाज से हो या इस तरह की इनोवेशंस के लिहाज से हो, डिफरेंट आइडियाज़ के लिहाज से हो, तो जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उसमें क्या हमने ये ऑब्जर्व किया है वैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो सपोर्ट करती है? आपके काम को भी पजीराई मिली है, सपोर्ट किया है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे आज तक कोई गवर्नमेंट की इस तरह से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। बट मैं जस्ट ये एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे पर्सनली कोई सपोर्ट ना करे, लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो है ना दरवाजे खुले हैं। इसको जो ना खुले दिल से अगर सपोर्ट करे तो मुझे पर्सनल खैर उनकी सपोर्ट इस तरह से नहीं चाहिए। अगर कम्युनिटी के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। करीम, अभी तक अगर नहीं किया है तो आज के एक्सप्रेसो के बाद इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर करेंगे। जो जितनी खूबसूरत मनाजिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो ज़रा देखिए कि किस तरीके से एक जो गांव है उसने ये चूज़ किया है कि वो कंक्रीट के बजाय अर्थ को चूज़ करता है और कितना खूबसूरत एक मॉडल के तौर पर बिल्कुल ऐसा ही। और करीम, हम ये देख रहे हैं कि आपका जो काम है उसके पीछे नीयत बेहतरीन है। और अभी भी आपने बात की, आपने कहा कि मुझे कुछ ना दें, कम्युनिटी को दे दें और उसके जो है ना उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो आपकी जो नीयत है बेहतरीन है। बस एक मैसेज दे दे छोटा सा, ताकि आपकी रीच मजीद बढ़ सके और इस काम को लोग मजीद अपना सके।
देखिए, मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि कम्युनिटी के अंदर या डिफरेंट विलेज के अंदर इस तरह के लोग होते हैं कि जिनकी नीयत जो है ना प्योरली गांव के लिए, उनकी इंटेंशन जो है ना काफ़ी साफ होती है कि वो इस गांव के लिए कुछ करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे गुलकिन वैली के अंदर जो है कुछ बच्चे हैं जो कि ईयर 96 में पैदा हुए, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है जनरेशन 96। वो जो है फ्री चेरी के दरख्त जो है गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और जो हमारे गांव के अंदर है वो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है ना अपने बेस पे जो है ना किसी एनजीओ या गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हम ये चीजें कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहूंगा कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो टूरिज्म का हब है। हम अगर बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में, तो हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जो है ना सिटीज को आर्टिस्टिक वे में डेवलप किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हर सिटी जो है ना इस तरह का बने, और हम चाह रहे हैं कि ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो ना गुड पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सेट करें। बिल्कुल करीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और करीम ने जैसा कि बता दिया है कि एक एग्जाम्पल उनको भी मिली बाहर के ममालिक से और उन्होंने अपनाई अपने गांव पर, उसे मॉडल बना के आपके सामने पेश कर दिया है। और अब इस मॉडल को नहीं देखें, इसके पीछे प्रोग्राम को देखें, इन्वेस्टर्स देखें, हुकूमत देखे कि जनाब आपने अपने पहाड़ी इलाकों को किस तरह से गहना दिया है। और ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों को, जो आप मैदानी इलाके हैं उनमें भी जो है कंक्रीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नजर नहीं आता है इसके बियॉन्ड। तो जब आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दीगर मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो देर पा भी होते हैं, घर तब भी कायम रहते हैं। और उसी तरह से आप देखें कि बाहर के ममालिक में घर कायम है। तो ऐसी अच्छी मिसालों को अपनाएं और करीम जैसे आर्टिस्टों को सपोर्ट करें। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आपने कभी सोचा है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो हुकूमतें होती हैं, ये माहौलियात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ केयर के हवाले से कम फंड क्यों करती हैं, यानी कम पैसे क्यों देती हैं बजट में, और इसकी क्या वजह? और स्पेशली ये जो मामला है ये नज़र आता है पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में। इसकी नफसियाती वजाहत क्या की जा सकती है कि गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों करती हैं, और गवर्नमेंट्स क्यों ज़्यादा स्पेंड करती हैं उन विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो जो सब कुछ सामने जो नज़र आ रहा है। वो एक शानदार स्टेडियम हो सकता है, वो एक शानदार किस्म का मोनूमेंट हो सकता है। इन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि विजिबल हैं, सामने नज़र आ रही हैं, बनिस्बतन एक ऐसी चीज़ पे जिसका बेनिफिट्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं, कंक्रीट हैं, बट वो इतना लॉन्ग टर्म है, इतना दूर हैं कि उस पे वो प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म इस बेनिफिट को। इसके लिए हम नफ्सियात की एक बड़ी खूबसूरत टर्म की तरफ जाएंगे, हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबॉलिक आपको मालूम है कि जिस तरह जो छोटा कुत्ता होता है ना, यानी टाइनी डॉग, और उसका जो समझिए कि अपने कद के हिसाब से उसका जो भौंकना है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी आप इसे समझ सकते हैं कि मुबालगा या एग्जेजरेशन या बहुत ज़्यादा मुबालगा जो है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग जो है ये क्या है? हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग जो है वो बेसिकली ये होता है कि आप चूज़ करते हैं, आप चुनाव करते हैं, इमीडिएट फौरी तौर पे जो आपको रिवॉर्ड या आपको जो फौरी तौर पे मुआवजा मिल रहा है या आपको जो फौरी इनाम मिल रहा है, आप बनिस्बतन उस इनाम के जो कि चाहे इससे बड़ा हो लेकिन थोड़ा दूर हो, उसकी बनिस्बत आप फौरी इनाम जो है उसको लेने की ख्वाहिश करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि अभी आपको 50,000 रुपये देते हैं, अदरवाइज़ अगर आप 50,000 अभी नहीं लेते तो फिर आपको हर महीने हम 10-10 हज़ार करके तो हम 10 महीने करेंगे। अब अगर आप बेशक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैलकुलेट कर लें तब भी मालूम है कि इंतज़ार जो है वो कितनी तकलीफ दह चीज़ है। इसका हल जो है वो एक तो साइकोलॉजी के अंदर यह है फ्यूचर फोकस प्राइमिंग, या इसके अलावा जो है इसका एक बड़ा खूबसूरत हल ये भी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो बातचीत है या आपका जो गुफ्तगू है उसका महवर व मरकज़ जो है वो लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं उस पर रहना चाहिए, या यानी जो फ्यूचर है या मुस्तकबिल है। अगर आपका गुफ्तगू का महवर व मरकज़ ज़्यादा वो चीज़ें रहेंगी जो कि मुस्तकबिल है और दूर का यानी मुस्तकबिल है लॉन्ग टर्म, तो उतना वो आपके डिसीजंस में आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ इंसानी ज़हन जो है वो मेंटल शॉर्टकट्स का, आसानी का, फौरी नतीजे का, फौरी रिवॉर्ड का, इन तमाम चीज़ों का ऐसा रसिया है कि वो आपको वो गलत फैसले करवाता है। इसी वजह से साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में उन बच्चों को जब देखा गया जिनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो अपने इम्पल्स पे, जज्बात पे कंट्रोल कर सकते थे, वो वेट कर सकते थे और वो लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर के हवाले से देख सकते थे, ये बच्चे थे, तो उनको देखा गया 10
साल की या 15 साल की जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं उसमें देखा गया कि वो बच्चे जो हैं आने वाली ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा कामयाब रहे बनिस्बतन उन बच्चों के जिन्होंने फ़ौरी नतीजा या वो जो टॉफ़ी है या चॉकलेट है वो फ़ौरी लेने की कोशिश की। सो आज हमें एक अहम सवाल का जवाब मिला और वो सवाल यही है कि पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक क्यों तरजीह देते हैं मोनूमेंट्स पे, फौरी तौर पे कुछ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, किसी बहुत बड़े आलीशान स्टेडियम पे। ये ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में, अभी डेवलपिंग जो स्टेजेस होती हैं, स्पेशली जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है, शरह ख़वानगी या म्यारी तालीम जो नहीं होती, तालीम का म्यार कम होता है, ऐसी जगहों पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसका जवाब जो है वो यही है कि हाइपरबॉलिक जो डिस्काउंटिंग है ये उसका रीज़न है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। एक तरफ जंग के मैदान में दुश्मन के दांत तोड़े जाने के बाद पाकिस्तानियों में जीत का जज्बा मचल रहा है, तो दूसरी तरफ खेलों के मैदान में भी पाकिस्तानी एथलीट भारतीय हरीफों को नॉकआउट कर रहे हैं, नाको चने चबवा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता दिनों जापान में होने वाली वर्ल्ड ओपन चैंपियन वाटा ताइक्वांडो जो ओसाका में हुई है, जिसमें साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर मजहर महसूद ने भी भारतीय फाइटर को 30 सेकंड में शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और मजहर महसूद ने चैंपियनशिप में भारत, फिलीपींस और जापान के फाइटर्स को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इस चैंपियनशिप की सबसे खास बात थी सेकंड्स में भारतीय हरीफ को चित करना, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी फजाइया ने चंद लम्हों में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। मजीद इस शानदार फतह पर पाकिस्तानी ताइक्वांडो चैंपियन से ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, मजहर महसूद हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मजहर, सबसे पहले तो जो माहौल चल रहा है उसके अंदर इतनी बड़ी आपकी कामयाबी, किस जज्बे के तहत आप रिंग में उतरे थे? जी ऑब्वियसली जब आपका भारत के साथ मैच होता है तो एक अलग ही जज्बा होता है। तो क्योंकि जिस तरह मतलब पहले भी हमारी कंस्ट्रेंट्स थी ना, हमारे जो सेंसर और वो थे वो कुछ मिसप्लेस हो गए थे, तो मैंने इंडियन हरीफ से रिक्वेस्ट करके लिए थे, तो वो उनके साथ ही फाइट थी। तो नॉकआउट के बाद वो सोच रहे थे कि मैंने ना क्यों वैसे तो कांग्रेचुलेशन पहले गोल्ड मेडल जीतने के लिए। दूसरा ये कि ये वाकया क्या है, जरा एक्सप्लेन करेंगे, हुआ क्या था? ये बेसिकली हमारे साथ एयरपोर्ट पे एक इंसिडेंट हो गया था। हमारे जो कोच थे और साथ वो फाइटर भी थे, तो उनको ना लैंडिंग परमिशन नहीं दी जापान जो इमिग्रेशन वाले, कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो हमारा जो एक बैग था उसमें पाकिस्तानी परचम जो था, हिलाली परचम, वो भी उसी में था। बाकी जो हमारा सामान था, शीन आर्म्स वगैरह, वो भी उसी के अंदर थे। तो वो बैग जो था उसी ना हमारे कोच के पास था, तो वो वापस हो गया था। तो इस वजह से फिर मुझे दे दी थी उन्होंने लैंडिंग परमिशन। तो मेरी फ़ाइट थी, फिर इवेंट थे, लेकिन जो हमारे बाकी कोच थे वो वापस चले गए थे। तो इस वजह से फिर जो मेरे पास ना फ्लैग था बाद में ना इन चीज़ों के लिए, और ना बाकी सामान तो मैंने इंडियन हरीफ से ले लिया था और उसी को ही नॉकआउट किया। और बाकी जो उसके बाद जो परचम था वो लेड होते हैं, तो वो पाकिस्तानी में चुपके से जाकर वो ले आया। जबरदस्त। वैसे कमाल दाद देना पड़ेगा आपको, और ये वाला पूरा कारनामा आपका एक बिल्कुल। आप देखिए ना कि लोग ये समझते हैं सिर्फ चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, लेकिन असल बात कितने चैलेंजेस आपको वहां दरपेश होते हैं कोई पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। वो फिर मैंने थाईलैंड के जो कोच है उनको रिक्वेस्ट करके वो फिर आ गए थे ना, क्योंकि उनको वीज़ा फ्री एक्सेस है ना। अच्छा। थाईलैंड के हम जब भी आपको इमेजिन करते हैं, हम कहते हैं बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं और लोग आपको वहां पर रिसीव करने के लिए पहले से खड़े हैं, आपको 5 स्टार होटल्स में ठहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारी मुश्किलात से जो है गुजर रहे होते हैं और उसके बाद चैंपियनशिप जीते हैं। बहुत यानी आप लोगों का ही हौसला। और मजहर, जिस तरह से अभी इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इस चैंपियनशिप की क्या एक तो खास बात थी, दूसरा ये कि जो आपके मुकाबले हुए उनमें सबसे टफ आपको अपना हरीफ कौन सा लगा? जो सबसे टफ ओपोनेंट था वो फिलीपींस का था ना। लाइक मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो मैं हार गया था, और उसके बाद जो 2 राउंड्स थे ना वो फिर स्ट्रेटजी मैंने चेंज करके तो वो विन कर लिया था ना। लेकिन ये था कि इवेंट ये कि जापान में ताइक्वांडो का सिर्फ ये एक इवेंट होता है पूरे साल में, जो मतलब 21st वाटा ओपन, ये भी इनका 21st है ना, पहले 20 हो चुके थे। और 20th जो वाटा ओपन था उसमें भी हमने ट्राई किया था, लेकिन वो कुछ वीज़ा के इश्यूज़ और अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ की वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जिस तरह वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स होते हैं, टॉप 50, वो पार्टिसिपेट करते हैं और 100+ कंट्रीज़ ना होती, डिफरेंट हमारे वेट्स होते हैं। तो इसकी वजह से आपको रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए आपको ना इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, और आपको ना स्पेशल मेल्स और अप्रूवल्स आते हैं, जो मतलब ये एथलीट सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मज़हर, आपकी एजुकेशन क्या है?
जी मैंने बैचलर्स किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूटी लाहौर से। आप इंजीनियर भी हैं? जी इंजीनियर और फाइटर भी हैं? जी इंटरलूप में रेयर कॉम्बिनेशन है। जी मैं इंटरलूप में जॉब भी करता हूँ बेसिकली, मल्टीनेशनल कंपनी। जी इस तरह हमारे CEO हैं नवीद साहब, CEO हैं अजहर साहब, और हमारे प्लांट हेड हैं आदिल साहब, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब इस तरह की मीटिंग तो वही लोग भेजते हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने। और जो हमारे कर्नल हैं वो ISI में थे पहले, तो अभी उन्होंने इंटरलूप ही ज्वाइन किया आफ्टर रिटायरमेंट, तो वही रिसीव करने आते हैं, वही सारा प्रोटोकॉल जबरदस्त है। जी ये सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, जो हमने अभी आपसे एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल पूछ लिया, मुझे ये बताएं कि ताइक्वांडो कब से शुरू किया और कब ख्याल आया कि भाई ये आप इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलें? बिल्कुल, पहले जो था मैं किक बॉक्सिंग और ताइक्वांडो दोनों करता ना, हम बचपन से खेलते थे वजीरिस्तान में, मैं और मेरा भाई। जिस तरह मैं आपको बताया था VCR पर मूवीज़ देखते थे, और उसके बाद फिर हमने एक क्लब में ना एडमिशन ले लिया, हमारे बड़े भाई ने हमें एडमिशन दे दिया था। तो हम जब मूवी ख़त्म हुई तो एक दूसरे को ना मारने लग जाते, तो उन्होंने कहा यार ये ना करो, मैं ना क्लब में आपको एडमिशन। फिर वहाँ से इम्प्रूव करते करते फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ स्कॉलरशिप पे, और उसके बाद फिर नेशनल इस तरह के इवेंट्स में ना वो बचपन से खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरनाक शौक है आपके। वही देख रहे हैं हम, लेकिन ये रुझान बड़ा तेजी से प्रिवेल करने लगा है। बहुत से दीगर खेलों में लोगों ने शिरकत करना शुरू कर दिए, लेकिन खासकर फाइट्स जीतने लगे हैं, चैंपियनशिप जीतने लगे हैं, गोल्ड मेडल्स लाने लगे हैं। आप कितना रुझान बढ़ता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी मैं तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रेंड इसमें देख रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए अगर आपके हीरोज होते हैं एक पर्टिकुलर गेम में, तो जिस तरह आप देख लीजिए जेवलिन जो है हमारे अरशद नदीम भाई हैं, पहले हमारा उस तरफ रुझान नहीं था, बस सिर्फ क्रिकेट ही। अब लोग स्लो इस तरफ आ रहे हैं। अब मार्शल आर्ट्स में इस तरह हम प्ले करके आते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखें हम भी अपने बच्चों को ना एडमिशन कराएंगे। अब जिस तरह लोगों के मेरिट पे एडमिशन नहीं हो पाते, तो हमें देखते हैं यार उसका बेटा था या वो लड़का था, उसका तो स्पोर्ट्स पे हो गया था, अब लोग वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू उनके एडमिशन करवाओ ना। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये चीज़ हमारी इम्प्रूव कर रही है ना कि। और आपने इतना मुतासिर किया कि अब तो स्टार्स जो हैं जो टीवी पे काम करते हैं फिल्मों में, वो भी बिल्कुल हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो इस्लामाबाद में जो उनके जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उसमें एम्बेसडर्स भी हैं, उनमें टीवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और मतलब एंकर्स काफ़ी सारे, वो उनको ट्रेन करते हैं बॉक्सिंग पे और इन चीज़ों पे, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आपको पता है खासकर फीमेल्स के इस तरह ना काफ़ी ज़रूरी हो गया आजकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मज़र, जिस तरह से भी आपने बात की कि आपको इंटरलूप सपोर्ट करता है, स्पॉन्सरशिप के मसाइल, हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स आते हैं और सबका एक मसला जो है मुश्तरका है, वो ये है कि उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता, स्पॉन्सर नहीं किया जाता, कुछ के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वजह से मिस भी हो जाते हैं। क्या आपको भी ये मसला फेस करना पड़ता है? जी ये होता है बिल्कुल। जिस तरह अब मैं KPK से बिलोंग करता हूँ वज़ीरिस्तान से, तो हमारे जो CM साहब हैं तकरीबन 5 से 6 दफ़ा ना वो हमें बुला चुके हैं। जिस तरह सेफ गेम्स में हमने मेडल्स विन किए थे, एशियन चैम्पियनशिप में, अब वो अनाउंस तो कर देते हैं कि हम ये देंगे। अब 3 से 4 दफ़ा ये कह चुके कि हम बाइक्स देंगे, इतना कैश प्राइज़ होगा, ये होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परसू नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ ही चेंज है। हमारी प्रायोरिटीज़ है कि बस ये सही है आगे। जिस तरह एक दफ़ा मेरे दोस्त थे एथलीट, वो गए थे ना CM के पास कि मतलब देखें हमारा वीज़ा भी आ गया, तो हम इस तरह, वो कहते हैं हमारे लिए थोड़ी जा रहे हो, वो कहते हैं आप खुद ही जा रहे हो बस। ये मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम ये कि जज़्बा नहीं वो करते। शुक्र है हमें ना, फिर जिस तरह इंटरलूप जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ से स्पॉन्सरशिप या मिलिट्री की तरफ से, जिस तरह हमारे कोर कमांडर KPK हैं लेकिन आपको तो पता है ना कि आप अपने लिए अगर जा रहे हैं तो साथ अपने मुल्क के लिए भी जा रहे हैं। आप अगर फाइट जीतेंगे, आप गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, तो हमारा ही नाम रोशन होगा। तो इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या देख रहे हैं? कौन कौन सी फाइट्स अभी आपके लूप में है और कौन सी फाइट्स खेलना चाहते हैं? इसके अलावा क्या कोचिंग का भी इरादा है? जी कोचिंग, ये पैरेलल हमारी चीज़ें चल रही थी। जिस तरह हमारे CEO भी है ना, उनको मैं साथ ट्रेन कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि उनके भी इशूज़ होते हैं, शुगर वगैरह, ये वो, उनको टाइप 2 जो शुगर है ना वो है। तो आपको पता है गेम की वजह से और इस तरह से काफ़ी लोगों ने ना इस चीज़ को भी इम्प्रूव किया है कि आपका शुगर और ये चीज़ें ना कम हो जाती है। तो ये कि कोचिंग का तो है इंशाल्लाह साथ साथ, और साथ जो 2028 ओलंपिक्स है वो, और अभी रिसेंट ये इवेंट्स आ रहे हैं साउथ कोरिया और US में, तो इसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी खुद की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है? जिस तरह ये एक बहुत बड़ा इवेंट था ये चैंपियनशिप की, इसकी तैयारी कितनी सख्त थी? तैयारी ये होता है कि मिस इसमें ऐसे होता है, सुबह हम उठते हैं ना, तो सुबह हमारी और सारे जो साइकिल्स होते हैं ना, कोर की एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथ की होती हैं, इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लाइक हमें ये चीज़ें ऑफिशियल तौर पे नहीं समझाई जाती। जब हम कैंप्स पे जाते हैं ना,
तो वो कहते हैं नहीं बस आप भागो और बस फाइट करो, हालांकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की अलग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेंथ की अलग होती हैं, कार्डियो अलग होती है, आपको सारा करना पड़ता है ना। अब ये हमने चीज़ें सीखी हैं बाहर मुल्क के एथलीट्स को ना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दोस्ती करके, तो ये चीज़ें ना हमने एनालाइज की हैं कि ये ज़रूरी हैं। सप्लीमेंट जिस तरह हम यहाँ यूज़ करें तो हमारे वो कोचेस कहते थे कि यार ये क्या पाउडर यूज़ कर रहे हो, प्रोटीन है। हालांकि जो हमारे ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर्स हैं या यूएस के हैं, ये सारे जब आते हैं उनके 2 बैग तो अलग से इन चीज़ों के पड़े होते, तो वो चीज़ें साथ देख के ना फिर हम मतलब ये भी यूज़ कर रहे थे, सप्लीमेंट्स भी। फिर 3 टाइम ट्रेनिंग होती है, उसमें स्पारिंग भी होती है, उसके लिए ना आपको एक अपोनेंट चाहिए होता है। राइट। तो अब ये बताइएगा कि जो अब आप ही की तरह मुख्तलिफ इदारों में दाखिले के लिए भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं और अब आगे परस्यू करना चाहते हैं, उस टैलेंट को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं उनको यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारें। हमारा अब देख लें, हमसे पसमानदा बैकग्राउंड किसका होगा जो वॉर की सिचुएशन में हो, ऊपर से ना रिसोर्सेज हो ना कुछ हो। अब इसमें हम पढ़ लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी ना फैसिलिटीज़ है लोगों के पास, लेकिन ये कि हिम्मत ना रहे। आपको ना आपके गोल में काफ़ी सारे लोग कहेंगे यार ये क्या लाते मार रहे हो, क्या मुक्के मार रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलना। अब वो जो हमारे लिए भी लोग यही बातें करते थे, आज वो अपने बच्चों को कहते नहीं यही करो ना, कहते इसका बड़ा स्कोप है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारें और लगे रहें, इंशाल्लाह ना आपको इसका नतीजा ऑब्वियसली आपको एक दिन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि कुछ टाइम बाद आप खुद ही देख लेंगे, वही लोग आपसे मशवरे ले रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। मजहर महसूद ताइक्वांडो चैंपियन है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद, और किस तरह से उस वक्त जीन के जज्बात थे वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं खेलों के मैदान से। खबरें तो आपसे शेयर कर रहे हैं। कल हमने पीएसएल के हवाले से डिस्कस किया था कि एक अहम मीटिंग होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 है उसके हवाले से क्या फैसला किया गया है। तो ज़राए के मुताबिक लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने का प्लान तैयार कर लिया गया है। लीग के जो मुजवज़ा शेड्यूल है उसके तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद जो ये शेड्यूल है उसका जल्द ऐलान मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में PSL 10 और भारत में IPL जारी था, लेकिन मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है वो क्रिकेट को भी ले डूबा और दोनों लीग्स को मुलतवी कर दिया गया फिर। और अब जबकि जो सरहदी कशीदगी है उसमें कमी हुई है, जंगबंदी के बाद हालात बेहतर हो गए हैं, तो PCB ने एक मरतबा फिर क्रिकेट की बहाली का फैसला किया और शायकीन क्रिकेट एक बार फिर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे और PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए मुकाबला दोबारा शुरू होगा। दूसरी जानिब खेल की दुनिया में एक और अहद तमाम हो गया है जी। हिंदुस्तान के अजीम बल्लेबाज विराट कोहली ने खेल के तवील तरीन फॉर्मेट टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने जज्बाती पैगाम में उन्होंने ये लिखा कि मैं इस फॉर्मेट से रुखसत हो रहा हूँ, ये आसान नहीं लेकिन दुरुस्त महसूस हो रहा है। मैंने टेस्ट क्रिकेट को अपनी तमाम तर तवानाइयाँ दी और बदले में इस खेल ने मुझे बहुत कुछ लौटाया है। इतने बड़े एक खिलाड़ी का यूँ सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान फैंस के लिए कितना बड़ा झटका है, और उनके बाद ये जो खला है उसको कौन पुर करेगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। और इसके लिए स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें सोशल मीडिया पर ऐसे जो है ऐलान कर दिया जाता है कि हम रिटायर हो रहे हैं किसी खास फॉर्मेट में ही सही, लेकिन आपको लगता है ये काबिल तकलीद है, इसको फॉलो करना चाहिए? देखें ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इदारा जिसने आपको रिस्पेक्ट दी, जिस कंट्री ने आपको रिस्पेक्ट दी, उसके साथ मुशावरत के बाद बेहतर था कि क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती जिसमें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनका बाकायदा ऐलान उनकी रुखसती का अनाउंस किया जाता और उनका शुक्रिया अदा किया जाता। बिल्कुल ठीक। और इससे ये होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें अनाउंस करेंगे तो फिर आपको फेयरवेल मैचेस भी नहीं मिलते। नो डाउट जैसा कि अभी जिक्र हुआ विराट कोहली का, तो विराट कोहली बहुत बड़ा नाम, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं हमसाया मुल्क के लिए, तो इस तरह उनको रुखसत नहीं होना चाहिए था। ये कोई काबिल तकलीद मिसाल नहीं है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उसमें भी कुछ इसी किस्म का उन्होंने तर्ज अमल अख्तियार किया था, और 2-3 साल से ये चीज़ें हो रही हैं कि लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि बीच में दाल में कुछ काला होता है, इनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बोर्ड के साथ अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं यही वजह ही पूछने लगी थी आपसे कि वजह से इनके विराट कोहली ने भी ये स्टेप लिया है। और विराट कोहली ने 14 साल का जो एक टेस्ट उनका स्पैन था उसमें उन्होंने 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन एक बात हैरान कुन है कि एक भी टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। 9230 रन उन्होंने बनाए अपने मुल्क के लिए, लेकिन एक भी रन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 2011 में उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से,
और उसके बाद तो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो ही नहीं रही। हम सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट मैचेस नहीं हो सके और इसकी वजह से यकीनी तौर पर जो तो इसकी जो रिटायरमेंट या ये इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में एवरेज बहुत मैटर करती है और उनकी जो एवरेज है वो बहुत कम हो रही थी, ये तो रीज़न नहीं है? देखें, बिल्कुल आपने ठीक इस बात की निशानदेही कि 3 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस का मेयार था वो नहीं था जिसकी पहले तवक्को की जा रही जैसा उन्होंने माजी में किया था। सिर्फ 1 सेंचुरी उन्होंने पूरे 3 सालों में बनाई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी 2 जो दिसंबर जनवरी में मैचेस हुए थे। और उससे पहले उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वो लोग तो ये भी कहना शुरू हो गए थे कि विराट कोहली को अब फार कर देना चाहिए, इनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। और जब इस किस्म की बातें शुरू होती हैं तो फिर एक जो भी खिलाड़ी जितना भी वो ज़हनी तौर पर या फिज़िकली तौर पर मेंटली तौर पर फिट हो, वो सोचता है कि यार अब मुझे कुछ अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। और विराट कोहली की जहाँ आपने सोशल मीडिया पर बात की वहाँ पर एक ये बात भी थी कि उसने कहा कि मैं अपने जब मैदान में जाता हूँ तो अपनी इज़्ज़त के लिए खेलता हूँ, जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं होगी, जहाँ मैं समझूंगा कि अब मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो उससे बेहतर तक मैं घर चला जाऊँ। और मेरे ख्याल में चूँकि अब इंडियन टीम में भी ग्रुपिंग है, जो यंगस्टर खिलाड़ियाँ हैं वो सीनियर खिलाड़ी कितनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं करते जो उनको करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यही फैसला हुआ कि विराट कोहली ने बेहतर समझा कि इससे पहले बिल्कुल टीम से निकाल दिया जाए तो मैं खुद ही गुड बाय करूंगा। इनकी जो शख्सियत मतवाजन है वो दिखाई देती है। और अभी देखिए बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन क्रिकेटर्स भी हैं, वो इंस्टिगेट करते हैं ये वायलेंस को, और जब इस तरह का कोई मौका आता है तो वो जहर उगल रहे होते हैं। तो ये विराट कोहली आपको लगता है कि अपनी शख्सियत की कद की वजह से ऐसी कोई बात नहीं करते, या इस तरह के खिलाड़ी जो हैं वो अपनी शख्सियत को मतवाजन रखते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं मतवाजन रखते हैं, ताकि कोई गलत पैगाम किसी भी जगह ना जाए? देखिए, इससे पहले हम बात करेंगे तेंदुलकर की, कितना बड़ा नाम था क्रिकेट का, लेकिन उनका कोई भी इस तरह का इशू सामने नहीं आया, कोई तनाज़ा सामने नहीं आया। अगर कहीं बात उनको बोलना भी थी वो खामोश रहे। और मेरे ख्याल में जितने भी स्टार्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के, उनको इस मामले में, क्योंकि खेल अमन का नाम है और इस प्रकार उनको चीज़ें करनी नहीं चाहिए जिस तरह की चीज़ें हमने देखी कि इंडिया की जानब से की गई हैं। सुनील गावस्कर जैसा आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ मेरे ख्याल में गलत चीज़ है। उन्होंने वो जो नाम कमाया था, पाकिस्तानियों के दिल में एहतराम था, उनको खो दिया। एक छोटी सी बात करके, भाई आप स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स की बात करें, आप की बात करें। अच्छा यूसुफ साहब, PSL 10 की बात करते हैं, दोबारा से बहाली को एक तो आप किस नज़र से देखते हैं? एक बार फिर से शायकीन जो है वो एक्साइटेड है देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा चीज़ सोचने वाली है कि हमारे जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं क्या वो शामिल होंगे, और अगर वो वापसी के लिए तैयार नहीं होते तो फिर क्या अपने स्टार्स के साथ ही जो है वो रंग जमाया जाएगा? देखें, हमारी तो इत्तलात तो यही है कि जितने भी स्टार क्रिकेटर थे, जिसमें डेविड वार्नर बड़ा नाम था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया कि मैं PSL में खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये कि जितने, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जिस तरह उनको गैर मुल्कियों को सार आंखों पर बिठाया जाता है, जिस तरह उनको प्यार किया जाता है, जिस तरह उनको मोहब्बत मिलती है, तो वो समझते हैं कि हम अपने घर में ही खेल रहे हैं। और यही वजह कि आप देखें कि इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जाए तो वहाँ खिलाड़ी वापस नहीं जा रहे, उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं, ज़्यादा इज़्ज़त उनको दी जाती है, तो वो डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी कह रही है मैं तो भाई पाकिस्तान खेलने के लिए वापस जा रहा हूँ। और इस हवाले से उन्होंने अपनी जो फ़्लाइट है वो भी बुक करवा ली है। और 14 तारीख को उन्होंने, मेरे ख्याल में 14 या 15 तारीख को इस्लामाबाद आ जाए, क्योंकि जो PSL की डेट्स हैं वो अपना 17 से 25 मई रखी गई हैं अब। और उसमें 14 तारीख जो है उसमें तमाम खिलाड़ियों को कहा गया कि वो अपना रिपोर्ट करें इस्लामाबाद में। मैचेस का पहला जो मरहला है वो पिंडी में शुरू होगा, जैसा कि पहले वहीं से ख़त्म हुआ था। एक वो आपको पता कि ड्रोन अटैक की वजह से, जिसके बाद पाकिस्तान ने बेहतर समझा कि अब इसको अपने चीज़ों को थोड़ा पीछे किया जाए। तो उसके बाद जो मैचेस होंगे, फाइनल राउंड होगा पहले की तरह, वो लाहौर में खेला जाएगा, और जो फाइनल है वो लाहौर में होगा 25 मई को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज पहले भी दुनिया पर था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री हर लिहाज से, और पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, और पाकिस्तान खेलों से प्यार करने वाले जितने भी अवाम है वो सारी उससे प्यार करते हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि दुबई में मुंतकिल किए जा रहे हैं मैचेस, और दुबई में मुंतकिल करने के बाद कहा जा रहा था कि दुबई स्टेडियम्स नहीं दे रहा है इस वक्त। तो अब ये आप कितना खुशाइन समझते हैं कि पाकिस्तान में ये इवेंट जो है उसको कंटिन्यू रखा? देखिए, पाकिस्तान ने एक अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने सबसे पहले दुबई से रब्ता किया जब ये हालात थोड़े से हो रहे थे कि हम चीज़ों को थोड़ा मुलतवी करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस की वहाँ पे बुकिंग करवा ली थी। लेकिन अब चूंकि हालात दोबारा बहुत अच्छे हो गए हैं और नॉर्मल हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान को वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी टीम ओनर्स उनके साथ ये मुलाकात करके ये फैसला किया कि अब ये पूरे का पूरा PSL शो पाकिस्तान में ही होगा।
पाकिस्तान में अगर ये शो होगा तो यकीनी तौर पर हम भी देखेंगे, आप लोग भी यहाँ फैंस भी देखेंगे। बड़ी खुशाइन चीज है। बिल्कुल मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा लोगों में जज्बा होगा, पहले से ज्यादा क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आएगा कि पाकिस्तान वन नेशन है और पाकिस्तान पीएसएल से प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे मेजबानी करनी हो क्यों दूसरे मुल्क जाए, अपना मुल्क है, अपने ग्राउंड्स हैं और रेनोवेट भी किए हमने आप ही के लिए कि इसको। चलें जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो इंसानियत थी वो आपने हमारे साथ शेयर की। हम खुश हैं जी, एक तो हालात नॉर्मल होने पर जो जंगी माहौल था वो खत्म हुआ और दूसरा ये कि पीएसएल की फेस्टिविटीज दोबारा से शुरू हो जाएगी। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। भर न जाए कहीं नियते शौक, भर न जाए कहीं तो भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शौक, भर न जाए। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए तो भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शौक, भर न जाए कहीं। वाह, कमाल कमाल। दिन का आगाज हो और उसके साथ साज माहौल बनाए, उस पर इतनी खूबसूरत आवाज का तड़का हो। जनाब उभरते हुए नौजवान गुलकार असद अली हैं, एक्सप्रेसो के मेहमान आज हैं। पंजाबी हो, उर्दू हो, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत आवाज है। सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं, इनसे बात करते हैं। असद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी, अल्लाह के करम जी। अच्छा, क्या आप खुसूसी तौर पर पाकपतन से आए हैं, आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरीके से परफॉर्म करना, खास तौर पर नेशनल टीवी पर आप बैठे हैं? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है और माशाल्लाह से आप होस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। असद, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और ख़ासकर जब आपने वन ऑफ माय फेवरेट्स जो है इस वक्त गाया है और दिन जो मेरे दिल का माहौल है उसको आपने आबाद कर दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने गाना कब शुरू किया और आपको इस तरफ जो आप ये सेमी क्लासिकल, नीम क्लासिकल या फिर जो क्लासिकल गायकी, इसकी तरफ किसने राग़िब किया? मेरे वालिद साहब फोक सिंगर हैं और अच्छा। उनसे उन्होंने मुझे बचपन में ही स्टार्ट करवा दिया था ये गाना और फिर मैंने अपने उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब से ये सेमी क्लासिकल की तालीम हासिल की। वो हवेली लखा में रहते हैं और उन्होंने ही मुझे इस तरफ मतलब लगाया। अच्छा, पहले आपके ट्रेनर आपके वालिद साहब ही हैं, फिर उसके बाद आपको अमानत अली खान साहब ने ट्रेन किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपको तो वालिद साहब भी आपके सिंगर हैं, आपको तो बहुत सारी चीज़ों में बड़ी आसानी हुई होगी, या फिर अब जब से आपने गाना शुरू किया है इसको प्रोफेशनली आप इसको लेकर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पर बड़े आप वायरल है। पहला जो आपका क्लिप है या गाना है वो कौन सा वायरल हुआ? वो वायरल हुआ आजा वे मेरे ढोलन माई, वो काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी प्यार दिया लोगों ने। तो अपने फैंस को वो भी सुनाएं फिर। जी जी ज़रूर। जावे मेरे ढोलन माही, आ जावे मेरे ढोलन माही, मैं राह विच
खड़ी खड़ी थक गईया है आ जावे मेरे ढोलन माही मैं रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया है आ जावे मेरे ढोलन माही ढोलन माही चन चढ़िया कुल आलम वेखे चन चढ़िया चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैनू तेरे पैण भुलेखे रावां विच मैं रुल गईया आ जावे मेरे ढोलन माही मैं रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया आ जावे मेरे ढोलन माही ढोलन माही ढोलन माही। असद बहुत खूबसूरत और आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं जो मुमासलत रखते हैं या आप उनसे मुमासलत रखते हैं और शोहरा आफाक हो गए हैं, आप उनको जानते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बुला रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अपने टैलेंट अपनी काविश के साथ तकदीर का कितना रोल होता है आपको आगे ले जाने में? तकदीर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इम्पोर्टेंट तकदीर है, लेकिन इंसान की मेहनत ये भी आपकी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, होमवर्क पूरा होना चाहिए। जी। अच्छा, आप इसके अलावा क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज पाकपतन में। अच्छा, तो आगे स्टडी के बाद फिर स्टडी का ही इरादा अच्छा, है। तो कैसे मैनेज करते हैं? लाइक पढ़ाई के साथ साथ फिर आपने इसको ट्रेनिंग के लिए भी आपको टाइम आपको देना पड़ता है, रियाज आपने करना होता है डेली, तो कितना टाइम करना होता है रियाज और कितनी टाइम की ट्रेनिंग होती है आपकी? मुझे तकरीबन दिन में नॉर्मल 2-3 घंटे तो चाहिए होते हैं रियाज के लिए। अच्छा, ये जो महारत है आपकी आवाज़ में, इसको अचीव करने के लिए कितना वक्त लगता है, यानी इसको हासिल करने में आपको कितना वक्त लगा? अली कह रहे हैं पक्के सुर करने के लिए ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होती है, जो मैंने काफ़ी की है। वो छलक रही है। तो कितना टाइम लगा आपको, कब से कर रहे हैं? मैंने पहले बताया कि 7-8 साल की उम्र मैंने स्टार्ट किया था और काफ़ी रियाजत के बाद अभी जाके थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे सुर पक्के हुए हैं। अच्छा, असद फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी है आपको? कौन बहुत ज्यादा तारीफें आपकी करता है कि आप तो गाते रहे और हम सुनते रहे, रियाज करते रहो बच्चे? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब हैं जो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे वो चाहते हैं कि मैं किसी बड़े मकाम पे पहुंचूं इंशाल्लाह। और तो कोई तंग करने वाला भी है जो कहता हो कि आप जो है क्यों गा रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि कहाँ बिजी हो, कोई ढंग का काम करो, ऐसी बातें करते हैं। नहीं, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं कुछ कहा, सबने सपोर्ट किया। जबरदस्त। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ आपका गाना, उसके बाद फिर आपको लोगों ने पहचानना भी डेफिनेटली आसपास शुरू कर दिया होगा, तो वो कैसी फीलिंग है? एक स्टार वाली फील है? जी, मैं कहीं जाता तो वो कहते वो जा रहा असद याद, आप जिसका गाना वायरल हुआ। और मेरी मम्मा एक शॉप पे गए, उन्होंने कुछ लेना था और वो कह रहे थे कि असद याद क्या लगता है? उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बेटा है असद याद। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने घर आके मुझे बताया, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताइएगा कि कोई मैसेज देना चाहेंगे उन गुलकारों को जो उम्मीदें छोड़ देते हैं और दिल हार जाते हैं, ऐसे जो सिंगर्स हैं? नहीं, दिल हारने वाली कोई बात नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नीयत का साफ़ होना। किसी के लिए आपकी नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए और आपकी पाकीज़गी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपकी मेहनत, आपकी रियाजत, बाकी फिर अल्लाह ताला करम कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, मेहनत नहीं रखते। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असद अली हमारे साथ स्टूडियोज में खास तौर पर पाकपतन से तशरीफ लाए। जनाब, हम आपसे इजाजत चाहेंगे लेकिन आपको छोड़े जाएंगे असद अली के खूबसूरत एक और गीत के साथ जो आप हमें सुनाना चाहें। जी ठीक।
मैं खासा गुलाम अली साहब का एक आइटम पेश करता हूँ। मेरे शौक दा नहीं तबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार लज़्ज़ताने, मेरे सोने आजा तू हजार वारे, आजा प्यारे अते लख वारे, आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा इंतजार, आजा इंतजार, आजा।